ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या संगठन के बारे में। विश्व जनसंख्या संगठन है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो है क्लास 12 के लिए। इस क्लास 12 के विषय भूगोल का है। इसका तीसरा पार्ट चल रहा है आज। इससे पिछले वाले 2 पार्ट हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पार्ट समझ में आ चुके होंगे। कोई कमी रही हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो अब हम आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या संगठन के बारे में। क्या है विश्व जनसंख्या संगठन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। विश्व जनसंख्या संगठन, वर्ल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये एक डायग्राम के अनुसार आप पढ़ सकते हैं कि विश्व में कितने प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, कितने जातियों के व्यक्ति रहते हैं, क्या लिंग है, क्या इसके आधार पर भी जनसंख्या को बांटा जाता है। लिंग के आधार पर भी जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि विश्व जनसंख्या संगठन कहते किसे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जनसंख्या के विभिन्न जनांकीय की विशेषताओं तथा आयु, लिंग, ग्रामीण, नगरीय, साक्षरता, व्यवसायिक संरचना आदि के आधार पर वर्गीकरण एवं अध्ययन जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी जनसंख्या के जनांकीय यानी जन्म के आधार पर जो उसकी विशेषता होती है, आयु एज के आधार पर, लिंग यानी वो महिला है पुरुष है उसके आधार पर, वो ग्रामीण है नगरीय उसके आधार पर, साक्षरता या निरक्षर है या वो साक्षर है उसके आधार पर, वो क्या कार्य करता है व्यवसाय के आधार पर। इनके आधार पर जब जनसंख्या को विभाजित किया जाता है तथा इनका अध्ययन जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब हम दूसरा पॉइंट है अपना लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। यानी स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। जैसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940 है और विश्व का लिंगानुपात 102 प्रति स्त्रियों पर 100 पुरुष है। यानी 102 स्त्रियों पर केवल 100 पुरुष है। आज हम स्त्रियों लिंगानुपात कैसे ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके लिए हमें स्त्रियों की जनसंख्या को डिवाइड करना है पुरुषों की जनसंख्या से और इसको इंटू करना है 1000 से। जो उत्तर आएगा वो हमारा लिंगानुपात होगा। लिंगानुपात के भेद स्त्रियों के अनुकूल लिंगानुपात और स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात। लिंगानुपात को 2 प्रकारों में बांटा जाता है, स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात और स्त्रियों के अनुकूल लिंगानुपात। अब हम लिंगानुपात में कमी के कारण के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस कारण से जनसंख्या में लिंगानुपात कम या ज्यादा होता है, यानी किस कारण से लिंगानुपात में कमी होती है या इसके क्या कारण है जिसके कारण लिंगानुपात कम पाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कारण है स्त्रियों की भ्रूण हत्या। यानी स्त्रियों के जन्म से पहले ही उनको मार दिया जाता है पेट में या उनके भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण भी लिंगानुपात कम है। स्त्री शिशु हत्या, यानी जन्म लेते ही अगर वो लड़की हुई उसके लिंग का पता चला तो उसको मार देते हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। यानी स्त्रियों के ऊपर उन स्त्रियों से लड़ाई झगड़ा करना, स्त्रियों के ऊपर हिंसा करना, स्त्रियों को मारना पीटना आदि घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। स्त्रियों का शोषण करना आदि। स्त्रियों का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर। स्त्रियों का आर्थिक स्तर बहुत निम्न होता है जिसके कारण भी लिंगानुपात में कमी होती है। अब हम विश्व के औसत लिंगानुपात के बारे में जान लेते हैं। प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है।
विश्व का लिंगानुपात, ये याद रखिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। दूसरा, उच्चतम लिंगानुपात। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लेटविया का है। यहां पर 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। और न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में है। यहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। यानी यहां पर 311 पुरुषों पर केवल 100 स्त्रियां ही हैं। अब हम विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध देशों में से, ये कुछ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा देशों को सूचीबद्ध किया गया है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है, यानी स्त्रियों के लिए अच्छा है। वहां पर 139 देश ऐसे हैं जहां पर स्त्रियों के अनुकूल लिंगानुपात है। शेष 72 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है, यानी 72 देश ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है, यानी स्त्रियों के वहां पर स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। सामान्यतः एशिया में लिंगानुपात निम्न है, यानी जो एशिया के देश है उनमें सामान्यतः कम लिंगानुपात पाया जाता है। इसमें एशिया के कुछ देश हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा पाकिस्तान, पांचवा है अफगानिस्तान। अब हम कुछ ऐसे देश भी पढ़ लेते हैं जहां स्त्रियों के अनुकूल लिंगानुपात पाया जाता है, जिनमें पहला है रूस और इसके साथ में यूरोप के अधिकांश देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। यहाँ पर स्त्रियां पुरुषों से अधिक है, क्योंकि वहां स्त्रियों की स्थिति बेहतर है एवं भूतकाल में अधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण ऐसा हुआ है। यानी वहां पर स्त्रियों की स्थिति है वो बेहतर है, वहां पर अच्छी है, उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, जिनके कारण वहां पर स्त्रियों का लिंगानुपात अधिक है। और साथ में ही वहां पर जो पुरुष रह रहे थे, जो वो कामकाज या किसी कारणवश वहां से उन्होंने उत्प्रवास कर लिया, मतलब वहां से उन्होंने पलायन कर लिया, जिसके कारण ऐसा हुआ है। अब हम आयु संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। एज स्ट्रक्चर। विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या का आंकलन आयु संरचना कहलाता है। यानी आयु संरचना किसे कहते हैं? विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या का आंकलन आयु संरचना कहलाता है। यानी हम कुछ जनसंख्या को कुछ वर्गों में बांटकर उनको आंकलन करते हैं या उनमें विभाजित करते हैं, उनको आयु संरचना कहते हैं हम। अध्ययन की दृष्टि से इसे निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया था। यानी अध्ययन अच्छी तरह से हो सके इसके लिए हम इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है 0 से 14 आयु वर्ग, इसको युवा जनसंख्या भी कहते हैं, और ये वर्तमान में आश्रित जनसंख्या में आती है। यानी ये अभी अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होते हैं, इस कारण इनको आश्रित जनसंख्या में रखा जाता है। दूसरा है 15 से 59 आयु वर्ग। यह एक विशाल कार्यशील जनसंख्या है। 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या में रखा जाता है, क्योंकि यही काम करते हैं और किसी भी देश के लिए 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या अति महत्वपूर्ण होती है, वही अपने देश का विकास कर सकती है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, यह वर्ग जनसंख्या में गिना जाता है और यह भी आश्रित जनसंख्या में रखा जाता है, क्योंकि यह भी कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होते हैं। अब हम आयु लिंग पिरामिड के बारे में पढ़ लेते हैं। आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं, है क्या ये, इसके बारे में जान लेते हैं। आयु लिंग पिरामिड का अभिप्राय है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या से है। यह जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। इसमें बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत है एवं दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत है। यानी आयु लिंग पिरामिड स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। इसमें बायां भाग पुरुषों को दर्शाता है, दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। विस्तारित होती जनसंख्या, इसका क्या मतलब है, हम पढ़ लेते हैं। अल्प विकसित एवं पिछड़े देशों का प्रतिरूप दर्शाता है।
विस्तारित होती जनसंख्या अल्प विकसित एवं पिछड़े देशों का प्रतिरूप दर्शाता है। जैसे नाइजीरिया, उदाहरण के तौर पर नाइजीरिया विस्तारित होती जनसंख्या का एक प्रकार है, यह एक उदाहरण है। विस्तारित होती जनसंख्या, यह एक नाइजीरिया का प्रकार है, विस्तारित होती जनसंख्या। इसमें इसके अनुसार, इस ग्राफ के अनुसार आपको दिखाया गया है कि विस्तारित होती जनसंख्या किस प्रकार की होती है, इसका आयु लिंक पिरामिड किस प्रकार का होगा, यह आप देख लीजिए, स्क्रीन पे होगा आपकी। तो इसमें 0 से 4 वर्ग की आयु में लगभग दोनों में सेम है, और ये जिस प्रकार ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है दोनों की संख्याओं में कमी आ रही है, मतलब आश्रित जनसंख्या बहुत ज्यादा है और कार्यशील जनसंख्या बहुत कम है। इसमें जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है इसका ग्राफ त्रिभुज के अनुसार हो रहा है, संकड़ा होता जा रहा है और नीचे से चौड़ा है। अब हम इस विस्तारित होती जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है विस्तारित होती जनसंख्या? पहली विशेषता है इसकी विस्तृत आकार वाला पिरामिड। ये विस्तृत आकार वाला पिरामिड होता है, इसका आधार चौड़ा होता है, मतलब ये नीचे से ज्यादा चौड़ा होता है और ऊपर से संकरा होता है। मतलब जिस प्रकार ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता है धीरे धीरे यह संकरा होता जाता है, ऊपर की ओर यह पतला होना शुरू कर देता है। अल्प विकसित देश का परिचायक है, यानी ये उन देशों का परिचायक है या ये उन देशों का ज्ञान कराता है जो अल्प विकसित है, जहां पर विकास बहुत निम्न स्तर का है, उन देशों का यह ज्ञान कराता है हमें। तीसरी विशेषता है इसमें उच्च जन्म दर होती है, निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आश्रित जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। जन्म दर उच्च होने के कारण इसमें शिशुओं की 0 से 15 वर्ष के आयु वर्ग में जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यह अल्प विकसित कैटेगरी में आते हैं और इनका विकास स्तर निम्न होता है क्योंकि यहाँ कार्यशील जनसंख्या बहुत कम होती है। चौथी विशेषता है आश्रित जनसंख्या का प्राधान्य, मतलब इस विस्तारित होती जनसंख्या में आश्रित जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, कार्य करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। पांचवा पॉइंट है अपना निम्न आयु प्रत्याशा, यानी जीवन जीने की आयु बहुत कम होती है। आपने अभी पिरामिड के अनुसार देखा होगा कि जिस प्रकार हम ऊपर चढ़ते हैं हमारा पिरामिड बहुत पतला होता चला जाता है, इसी कारण इसको विस्तारित होती जनसंख्या कहते हैं। यानी ये नीचे से तो बहुत चौड़ा है और जिस प्रकार हम ऊपर के आयु वर्ग में चढ़ते हैं हमारे जीने की आयु बहुत कम हो जाती है। नाइजीरिया, इसके कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण है नाइजीरिया जो अफ्रीका का देश है। दूसरा है बांग्लादेश, ये एशिया दक्षिण एशिया में आता है। तीसरा है मैक्सिको। अब हम कंसोनेंट या स्थिर जनसंख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जनसंख्या ये पिरामिड एक स्थिर जनसंख्या को दर्शा रहा है कि किस प्रकार का होता है। यह घंटीनुमा होता है, इसमें हर आयु वर्ग में जनसंख्या लगभग समान ही होती है, वर्ग थोड़े ज्यादा होते कम होते हैं इसमें। बाकी इसमें 0 से 59 आयु वर्ग में लोगों की जनसंख्या समान होती है। अब हम स्थिर जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। किसे कहते हैं स्थिर जनसंख्या? विकसित राष्ट्रों का आयु लिंक पिरामिड स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है, यानी जो राष्ट्र विकसित है जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर समान है वो स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। इसका पहला उदाहरण ऑस्ट्रेलिया।
स्थिर जनसंख्या पिरामिड की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड, जो हमने पीछे अभी आयुलिंग पिरामिड देखा था, वो एक ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण है। यह पिरामिड घंटी के आकार का होता है, आधार संकरा होता है, शीर्ष शुंडाकार होता है, यानी आधार भी ज्यादा चौड़ा नहीं होता है, संकरा होता है, और शीर्ष भी शुंडाकार होता है, मतलब सूंड के आकार का होता है। आपने एक घंटी देखी होगी, उसी प्रकार का ये पिरामिड होता है। यह लगभग समान जन्म दर एवं मृत्यु दर दर्शाता है, मतलब यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर समान दर्शाता है, समान होता है। फलस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के समान होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या स्थिर हो जाती है। आश्रितों की तुलना में अरजक जनसंख्या अधिक है, मतलब यहाँ पर आश्रित जनसंख्या बहुत कम होती है या कम होती है, उनकी तुलना में कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होती है। यानी आश्रितों की संख्या कार्यशील जनसंख्या के तुलना में कम होती है, मतलब कार्य करने वाले जनसंख्याओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, मतलब यहाँ पर इस जनसंख्या में, इस स्थिर जनसंख्या में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, और ये सामान्यतः विकसित देशों का परिचायक है। इसका उदाहरण जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया है। अब हम ह्रासमान जनसंख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि ह्रासमान जनसंख्या किसे कहते हैं। इस प्रकार के पिरामिड में जनसंख्या वृद्धि शून्य या ऋणात्मक औसत की है, यानी ह्रासमान जनसंख्या उसे कहते हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि शून्य या ऋणात्मक होती है, मतलब वृद्धि दर ऋणात्मक हो भी सकती है। इसका कारण होता है कि जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण वहां पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर होती है। जैसे जापान इसका उदाहरण है, वहां पर या तो शून्य जनसंख्या है या ऋणात्मक है। रूस भी इसका उदाहरण है, वहां पर -1.2 जनसंख्या वृद्धि दर है रूस में। आपने पिछले वाले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि रूस की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। विकसित और उच्च प्रौद्योगिकी देशों में इस प्रकार की दशाएं पाई जाती है, मतलब जो विकसित देश है और वहां पर प्रौद्योगिकी स्तर उच्च है, उन देशों की दशाएं आसमान जनसंख्या पिरामिड में पाई जाती है। इस प्रकार के पिरामिड का आधार संकीर्ण एवं शीर्ष शुंडाकार होता है, मतलब आधार बहुत छोटा होता है और शीर्ष भी शुंडाकार होता है। आसमान जनसंख्या जापान, ये हम जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको नीचे दिख रहा होगा कि 0 से 15 में जनसंख्या बहुत छोटी है और 50 से 60 के बीच में यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी ज्यादा दिख रही है, मतलब इसका आधार छोटा है, बीच में से थोड़ा बड़ा है, फिर वापस छोटा हो गया। इस प्रकार की जनसंख्या, ये एक जापान का उदाहरण है, 2003 का है, पुराना है। इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को ह्रासमान जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अब हम ह्रासमान जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका आधार संकीर्ण होता है, मतलब आधार छोटा होता है, शीर्ष शुंडाकार होता है, और निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर होती है। जनसंख्या वृद्धि शून्य या ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक कब होगी? जब मृत्यु दर ज्यादा और जन्म दर कम होगी, तब जनसंख्या ऋणात्मक होगी। आयु जनसंख्या अति अल्प होती है। भविष्य में कार्यशील जनसंख्या में कमी, मतलब इन देशों में भविष्य में कार्यशील जनसंख्या में कमी हो जाएगी और आगामी वर्षों में आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में अरजक यानी कार्यशील जनसंख्या अधिक अपेक्षाकृत आश्रित जनसंख्या से, मतलब आश्रित जनसंख्या से कार्यशील जनसंख्या अधिक है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय अधिक, फलस्वरूप उच्च जीवन स्तर, मतलब यहाँ पर उच्च जीवन स्तर पाया जाता है।
और प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण यहाँ पर उच्च जीवन स्तर पाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद फॉर सपोर्टिंग। थैंक